हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। ओके। क्या आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के से ही बने होते हैं। और सेल में क्या होता है? डिवीजन होता है। क्यों ये डिवीजन होता है? क्योंकि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और आपके रिप्रोड्यूस के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सारी एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि हम इसमें सेल के होने वाले स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर आपका जो भी चेंजेस होते हैं सेल डिवीजन में, क्या चेंजेस हो रहा है, कैसे हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट इम्प्रूव करती है, उन सब के बारे में पता रहेगा। तो हम थोड़ा से उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मैं अपनी नॉलेज से हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट्स के हर डाउट को विद कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक इजी वे में पहुंच सके। तो गाइस, आपको पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? सेल डिवीजन चल रहा है, ठीक है। उसमें हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। आज पार्ट 3 लेकर मैं आई हूँ और आपका जो पार्ट 3 में हम माइटोसिस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेल डिवीजन जो होता है तो सेल साइकिल के अकॉर्डिंग ही सेल साइकिल में इन्वॉल्व होने वाली एक एक्टिविटी होती है। सेल साइकिल क्या होता है? मोस्टली वो फेस होती है जब हमारी सेल जो होती है वो डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रही होती है या फिर डिवाइड कर रही होती है। तो ये मोस्टली 2 तरह की होती है। एक होता है आपका आई फेस और एक होता है एम फेस। आई फेस यानी कि प्रिपरेटरी फेस और एम फेस यानी कि डिवीजन फेस। तो जब हम फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी ट्रिप पर जा रहे होते हैं तो हम पहले से बहुत सारी तैयारी करते हैं और लास्ट जो हमारा डेट होता है उस पर हम अपना बैग वैग लेके एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही आपका एम फेस होता है। तो हमारा आई फेस कंप्लीट हो चुका है और एम फेस को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। एम फेस में यानी कि डिवीजन फेस बोलते हैं इसे। वही आपके आई फेस को हम नॉन डिविजनल फेस बोलते हैं। डिविजनल फेस में आपके 2 तरह के फेसेस आती है। आपका एक तो माइटोसिस आता है, एक मियोसिस आता है। अब इस माइटोसिस और मियोसिस में भी आपका साइटोकाइनेसिस और आपका कैरियोकाइनेसिस 2 तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। तो यहाँ हम माइटोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस यानी कि क्या? इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पेरेंट सेल होती है उससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल वेरीफाइड होती है यहाँ पर, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें जो आपके पेरेंट सेल में मटेरियल रहता है सेम टू सेम आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहीं आपका तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। चलो अभी देखते हैं हम। तो हमारा माइटोसिस है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पेरेंट सेल है जैसे कि 2n इज इक्वल टू 4, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपके इसमें जो भी सेल 2 बनेगी, 2 डॉटर सेल, उसमें भी आपका 2n इज इक्वल टू 4 और 2n इज इक्वल टू 4 ही होगा। इसमें 2 फेस होती हैं आपकी, आई फेस और एम फेस, ठीक है। अब आई फेस को हमने फिर से फर्दर डिवाइड किया है G1 S और आपका G2 फेस में। किसमें किया है? G1 S और ये। तो जीवन में क्या होता है कि जीवन फेस में क्या होता है कि सेल जो होती है वो अपने सारे जो भी ऑर्गेनेल वगैरह होती है उनको क्या करनी, कंडेंस करना स्टार्ट कर देती है। और इसमें जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम नंबर होते जो होते हैं, वो आप देखो ये जो क्रोमोसोम है वो आपका एक पेरेंट्स का है, एक फादर का, एक मदर का, एक फादर का, एक मदर का। तो इस तरह आपका क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? 4 होते हैं और उसमें नंबर क्या होते हैं? 2n होता है, ठीक है। क्रोमेटिड्स यहाँ पर 4 होते हैं, क्रोमेटिड्स यानी कि 1 2 3 4। अब यहाँ क्रोमेटिन क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स, इसमें मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ कि आपका जो स्पाइरल होता है, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ये, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। अब यहाँ मैम ने बताया था कि
कुछ ये क्या है आपके कम कंडेंस है और कहीं कहीं पर ये ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, तो वहां ये क्या करते हैं, क्रोमेटिड्स बनाते हैं। ये क्रोमेटिन था और ये क्रोमेटिड्स है, और इसमें फिर क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर होती है, और आपका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻6 नैनोमीटर उसका डायमीटर। अब उसके अंदर कैसे रहता है, तो जैसे कि ये कोई डीएनए है, इस तरह आपका पड़ा है। ठीक है, कहाँ पड़ा है, आपके क्रोमोसोम में आपका ये यहाँ पर आपका डीएनए इस तरह पड़ा है। ठीक है, अब ये डीएनए क्या होगा, आगे जाके इसी के अंदर आपका क्या करे, क्रोमेटिड के अंदर ही क्या करेगा। अभी यहाँ तो क्या था, ये इस तरह था, ये यहाँ पर मैंने इसे किया हुआ है, ये देखो ये क्रोमेटिड है, ये आपका आरएनए है। ठीक है, किसमें पड़ा है, क्रोमेटिन में। ठीक है, अब ये भी जानो कि मतलब जो क्रोमेटिन है वो हमारे G1 फेस में, S फेस में और आपका G2 फेस में, सब में आपको होता है। जब आपका N फेस में जो 3 स्टेज होती है, प्रोफेस, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, तो मेटाफेज और एनाफेज में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और कहीं भी आपको क्रोमोसोम नहीं देखने को मिलते हैं, और सब जगह क्या होता है, क्रोमेटिड होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिड भी जब हम कॉन्जुगेट करते हैं, कंडेंस होता है, तब जाके वहां बनता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमेटिड है, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसमें आपका डीएनए ऐसे पड़ा है इस तरह। ठीक है, स्पाइरल शेप में। फिर क्या हुआ, क्रोमेटिड इसमें कन्वर्ट हुआ। क्रोमेटिड में क्या होता है, ये क्रोमेटिड है। ठीक है, क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिड में क्या होता है, ये जो आपका इस तरह पड़ा था ऐसे और ऐसे, ये डीएनए, इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, अब ऐसे हो जाती है आपका ये कोई। अब इसमें क्या होगा, ये 2 बन जाएंगे ऐसे 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रोमेटिड हो गया। ये क्रोमेटिन है जहां पर आपका इस तरह का ये डीएनए पड़ा है। जब डीएनए एक ही सेंट्रोमियर से इस तरह 2 थ्रेड्स में हो जाता है तो ये क्रोमेटिड हो जाता है। और क्रोमोसोम कहाँ रहता है, क्रोमोसोम केवल एम फे मतलब एम फेज की जो 4 स्टेज होती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, तो मेटाफेज और एनाफेज में केवल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर ये आपका 1 आर्म और ये आर्म, इस तरह का स्ट्रक्चर आपका होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम हमें कहाँ मिलता है देखने को, केवल और केवल हमारे मेटाफेज और एनाफेज की कंडीशन में ही हमें क्रोमोसोम मिलता है। ये इस तरह का ये क्रोमोसोम है आपका। ये क्रोमोसोम होता है और इस तरह का स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिलता है, केवल मेटाफेज और एनाफेज में। बाकी सब जगह हमें क्या मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, क्रोमेटिन है, और कहीं कहीं ज्यादा कंडेंस हो जाता है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है, तो क्रोमेटिड। वहां पर क्या करता है, ये जब कंडेंस होता है तो इस तरह का और एक स्ट्रक्चर बनाता है। देखो, जब ये सिंपल ऐसे ऐसे है तो ये क्या है, क्रोमेटिन है। ठीक है, क्या है, क्रोमेटिन है। अब जब इसके बाद ये क्या होता है, ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके इस तरह की ऐसे, ये कहीं कहीं कंडेंस हो गया, फिर दूसरा आया इसके साथ, ये इस तरह कंडेंस हुआ। ठीक है, कल मैंने बताया था ये ऐसे, कल के वीडियो में ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया। अब इसके बीच में ये सेंट्रोमियर होता है और यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है जिसे काइनेटोफोर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया। क्या हो गया, क्रोमेटिड। जब यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर्स आ गया है और आपका कैनाइटोफोर आ गया है, तब यहाँ पर क्रोमेटिड है। अदरवाइज वो स्पाइरल शेप में ऐसे पड़ा रहता है तो क्रोमेटिड है। और आपका क्रोमोसोम केवल 2 ही स्टेज में आपको देखने को मिलता है, वो भी आपके एम फेज के जो 4 सबसेल्स हैं उसी के आपका एनाफेज और मेटाफेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आया कि क्रोमोसोम्स कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो आपका माइटोसिस है क्या है, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस को हमने आई फेस और एम फेस में देखा। जीवन फेस में क्या है, एक ये क्रोमोसोम फादर का है, ये मदर का, ये फादर का, ये मदर का, तो क्रोमोसोम नंबर इज 4 2 है। 2 फादर के और 2 मदर के, इसलिए 2 नंबर। ठीक है,
क्रोमेटिड्स 4 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी क्रोमोसोम नहीं बन रहे हैं। और तो डीएनए भी आपका 2 ही होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो एस फेस है तो उसमें क्या होता है कि आपका 2 फादर के 2 मदर के और 2 फादर 2 मदर इस तरह पेयर बनता है। क्रोमोसोम यहाँ पर 4 हो जाते हैं, बट क्रोमेटिड यहाँ पर 8 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आया किस तरह 8 हो जाते हैं। और आपका डीएनए अमाउंट भी आपका 4C हो जाता है, ठीक है। और आपका G2 में सेम एस फेस की तरह ही कंडीशन रहती है, क्योंकि G1 में क्या था कि सारी चीजें डुप्लीकेशन के लिए रेडी होती है। और एस फेस में सबसे पहले न्यूक्लियस का होता है डुप्लीकेशन, और आपका एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स का होता है, ठीक है। उसके बाद जाके आपका G2 फेस में माइटोकॉन्ड्रिया डबल होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डबल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल, सारे ऑर्गेनेल डबल होते हैं, ठीक है। बट G1 में प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो अपने आप को डुप्लीकेशन के लिए। और एस फेस में न्यूक्लियस का स्टार्ट होता है, ठीक है। और G2 फेस में सारे ऑर्गेनेल क्या होते हैं, डुप्लीकेट कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एम फेस। एम फेस में भी हमारा क्या है, क्रोमोसोम कितना है, 1 2 1 फादर का 1 मदर का 1 फादर का 1 मदर का, ये है, ठीक है। अब हमारा इसमें ये जो एम फेस है इसमें 2 होती है। क्या होती है आपका, एक तो कैरियोकाइनेसिस होती है और एक साइटोकाइनेसिस, 2 एक्टिविटी होती है। कैरियोकाइनेसिस में हम पहला देखेंगे प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसे हम डिविजनल फेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्रोफेस है इसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली प्रोफेस एंड लेट प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस में क्या होता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन याद आया, क्रोमेटिन क्या बोला था मैंने, ये ऐसे, ये क्रोमेटिन है, ये कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि ये ऐसे ऐसे कहीं कहीं ऐसे कंडेंस होंगे, तो क्या बनाएंगे जाके, जब इनके पास काइनेटोफोर डिस्क बन जाएगी, क्रोमोसोम आ जाएगा, तब ये क्रोमेटिड में कन्वर्ट होगा। अभी ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन कंडेंस होने शुरू करते हैं। और सेंट्रोमियर जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने को शुरू होता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होता है जाने को, जाता नहीं है बट प्रिपेयर होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। अब इसके बाद इसका लेट प्रोफेज में क्या होता है कि आपका distinction of the nuclear membrane, endoplasmic reticulum membrane and Golgi membrane and formation of spindle fiber। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये देखो क्या है आपका, ये क्या है आपके सेंट्रोसोम, ठीक है। ये एनिमल सेल में रहता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। इस तरह ये रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या 2 बनेगा, कैसे बनेगा पता है, तो 90 एंगल पर होता है। ये एक ये ऐसे रहेगा और एक ये ऐसे रहेगा, इस तरह एक ये है और एक ये है, ये इस तरह, ठीक है। ये दोनों फिर यहाँ पर जाके क्या करते हैं, क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम देखो स्पाइडल फाइबर स्टार्ट हो रहा है, तो केवल क्या है अराउंड आया है, ठीक है। अभी स्पाइडल फाइबर्स ये नहीं कि आपका एस्टर रेस से जुड़ गया है, नहीं, ये क्या है सेंट्रोसोम है, और इसके चारों ओर से जो रेसेस निकलती है उन्हें एस्टर रेस कहते हैं। और जो ये बीच में डिवाइडेशन हो रहा है ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पिंडल फाइबर यहाँ अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है दूसरा मेटाफेज कंडीशन। मेटाफेज कंडीशन में भी आपकी क्या चेंजेस होता है, क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, किस फॉर्म में, कंडेक्ट फॉर्म में, ठीक है। और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, यहाँ पर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है क्रोमेटिन का, ठीक है। और अटैच किससे अटैच हो जाते हैं, वो स्पिंडल फाइबर से। आपका प्रोफेस में स्पिंडल फाइबर अपीयर हो रहा था, मेटाफेस में ये अप्लाई कर जाता है और क्रोमेटिन इससे अटैच हो जाते हैं। और ऑल क्रोमोसोम्स इक्वेटर, किसके इक्वेटर आ जाते हैं, जो आपका ये प्लेट्स होती है, ठीक है। कौन सी प्लेट होती है, ये होती है आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो डेवेज होती है वो क्या बनाती है, फैगोसोम्स बनाती है। कुछ उसके ये को डॉट 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 होता है, उसी से ये आपका क्या बनता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिस पर आपके स्पिंडल फाइबर में क्रोमेटिड आके अरेंज हो जाते हैं। और इस पूरी सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर पे आके वो प्रेजेंट हो गए। फिर आपका थर्ड आया एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, ये सबसे शॉर्टर फेज होती है, यानी कि प्रोफेज में ज्यादा टाइम है, फिर मेटाफेज में, एनाफेज में कम ही टाइम लगता है। अब मेटाफेज में देखो एक और है कि जो आपका ये जो आपके क्या क्रोमेटिड थे, यहाँ क्या कंडेंसेशन स्टॉप हो गया है, और हमने देखा कि यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखने को मिलता है
तो ये हमारा कहाँ मिलता है, मेटाफेज, और ये क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, अभी क्या था, एनाफेज और इसमें क्रोमोसोम। अब इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स क्यों बोला, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गया, सेंट्रोमियर आ गया। एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, और एक ये आर्म है। ठीक है, तो ये बेस्ट पोजीशन होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी के लिए। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट आपका डिस्कवरी वगैरह, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है, वो क्या होती है, मेटाफेज प्रॉपर आपकी स्टेज होती है, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से आके अटैच हो जाते हैं, तो इजिली वे में इन्हें काउंट कर सकते हैं, इनकी पोजीशन को आप देख सकते हो। बट बाकी में क्या है, वो फैले हुए होते हैं, तो उनका काउंटिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। बट मेटाफेज में वो अरेंज होता है, हो जाते हैं इक्वेटर प्लेस पर, तो इक्वेटर पैटर्न में आ जाते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ काउंट करना। और नंबर आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है, वो आपकी सेल डिवीजन के मेटाफेज कंडीशन में ही होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स क्या पूरी तरह कंडेंस हो जाता है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। अब एनाफेज शॉर्ट फेज होता है, और इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से क्या कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर इक्वेटर प्लेट पे क्या थे, ये ऐसी कंडीशन थी, और यहाँ पर आके ऐसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया था। मगर एनाफेज में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आधा उधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, कल बताया था मैंने कि नंबर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के पोजीशन पर आपके क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, आपका सब मेटा आपका ये बताया था, तो उसमें क्या था, आपका वी शेप था, जे शेप था, आई शेप था, और आपका एल शेप था। तो अब ये एल शेप और वी शेप कैसे, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एनाफेज में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो आपका एक ये है, देखो इस तरह का ये क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम क्या होगा, एक आधा ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ठीक है, तो ये मेटाफोर, तो ये कैसे बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा, और यहाँ सेंट्रोमियर, और ये कैसा वी शेप हो गया। इसी तरह दूसरा जो होगा आपका, वो वो कैसे बन जाएगा, ये इस तरह, वो थोड़ा ये शॉर्टर, उसकी वन आर्म शॉर्टर होती है, और अनदर आर्म क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो ये कैसा बन गया, जे टाइप का। और दूसरा आपका क्या, एल, ये सॉरी एल शेप है, ये वी शेप है। और अब आपका जे शेप में क्या, जो आपका एक आर्म होती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है, तो ये इस तरह का बनेगा। ये जो होगा ना, वो एकदम स्टेबल बनेगा ऐसे, और ये ऐसे थोड़ा झुका हुआ। और जो लास्ट में होता है वो कैसा होता है, वो आई शेप में होता है, यानी कि वहां पर सेंट्रोमियर पूरी तरह से गायब, एक आर्म पूरी तरह से क्या हो जाती है, वहां पर रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको 4 टाइप हमने कल बताए थे, तो वहां पर आप इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या, एनाफेज में क्या हो रहा है कि कॉन्टैक्ट होते हैं, वो अपनी जगह से ऊपर अपने नेगेटिव अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। और आपका टेलोफेज आया, टेलोफेज में क्या होता है, ये प्रोफेज के जस्ट अपोजिट होती है। प्रोफेज में क्या हो रहा है, कंडेंस होना शुरू होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिकाउंटेड हो जाते हैं और क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो क्रोमोसोम है वो केवल और केवल एनाफेज और मेटाफेज में ही नजर आते हैं। बाकी सब जगह जितनी भी कंडीशन होती है, G1 फेज होता है, एस फेज होता है, G2 फेज होता है, और आपका टेलोफेज होता है, प्रोफेज होता है, यहाँ सब जगह क्रोमेटिड होता है, क्रोमोसोम कहीं नहीं होता। क्रोमोसोम पूरे सेल डिवीजन में आपका मेटाफेज और एनाफेज में ही देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहां पर इक्वेटर फॉर्मेशन होता है, और इस तरह सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो अपने अपने अपोजिट पोल्स की तरफ कांटेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो आपका टेलोफेज क्या है, जस्ट अपोजिट प्रोफेज का। और इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्या होने लगते हैं, डिकाउंटेड होने लगते हैं, और आपका स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसिंकाइन हो जाता है। ठीक है, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन एंड गोल्जी मेम्ब्रेन, ये सब क्या बनने लगती है, ये सब रिफॉर्म होने लगती है, और आपका न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर इस तरह की फेरो मेथड है। फेरो मेथड में क्या होता है, फेरो मेथड एनिमल्स में होगा। ठीक है, फेरो मेथड में क्या है कि ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की तरफ कोने, तो इसको क्या बोलते हैं, फेरो। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है कि बाहर से अंदर की ओर होता है। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर झुक रहा है। ठीक है, ये इसका
डायरेक्शन होता है। जबकि आपका इस प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आपका सेल वॉल होती है और उसके अंदर कहीं आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि पूरी तरह से यहाँ पर प्लेट बनती है। क्या प्लेट बनती है, ये क्या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं जिसको हम फैगोसोम्स बोलते हैं, ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल होता है और यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूजल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स होता है वो ये बाहर से अंदर की ओर, ये अंदर से बाहर की ओर जाता है। कैसे जाता है, अंदर से बाहर की ओर, जबकि इसमें डायरेक्शन क्या होता है, इस तरह का डायरेक्शन होता है, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर होता है। और आपका फिर साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि पूरी तरह से 2 सेल कवर हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल। आप देखो इसमें 2n इज इक्वल टू 4, 2n इज इक्वल टू 4, और हमने स्टार्टिंग में भी यही लिया था कि हमारा जो पेरेंटल सेल था वो 2n इज इक्वल टू 4 था, ठीक है। और यही हमारा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमारा माइटोसिस क्या होता है, पूरी तरह से फिनिश होता है। माइटोसिस को हमने क्या किया, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल इसमें हमें मिलती है, ठीक है, जो कि पेरेंटल सेल से बिल्कुल हुबहू मिलती है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, आई फेस होता है जिसमें आपकी 3 कंडीशन होती है, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। और M फेस जो डिविजनल फेस होती है उसमें आपका क्या होता है कि 4 कंडीशन होती है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। और वही लास्ट में आपका साइटोकाइनेसिस और 2 डॉटर न्यूक्लियर हमें मिल जाती है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर माइटोसिस कवर होता है। अब हमारा पार्ट 1 में क्या हुआ था कि सेल साइकिल कैसे होता है, क्यों सेल को डिवीजन करना जरूरी होता है, किस लिए होता है, किस लिए होता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हमने पार्ट 1 में बताया। और पार्ट 2 में हमने क्या बताया था, डीएनए का पॉलीमराइजेशन बताया था, ठीक है, कि डीएनए कैसे पॉलीमराइज होता है, कैसे उसमें वो थ्रेड और बीड्स का मेथड था, थ्रेड बीड्स और स्ट्रिंग का मेथड हमने बताया था, किस तरह आपका कौन सा ऑक्टेन हिस्टोन और आपका ये लीनियर हिस्टोन किस तरह आके अरेंज होते हैं मोती और माले की तरह। फिर इसके बाद हमारा आज माइटोसिस हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मियोसिस लेकर आएंगे। और तब तक आप क्या करो, इसको पढ़ो अच्छे से और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमारा यह पार्ट 3 यहाँ पर पूरा होता है। तो यहाँ हमने नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, ठीक है। मियोसिस में भी ऐसे ही होता है, बट मियोसिस में क्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसनल स्टेज कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं हाफ नंबर में हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी।